हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यूज पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एंड डायरेक्शन होती है। उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल आपके क्या होंगे वेक्टर क्वांटिटीज के? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हो गया आपका, मोमेंटम, मोमेंटम। ये सब क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? ओवर ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिनको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज में आपका आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम। ये सब क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? आपको पता है मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम पे आप लोग टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? टाइम हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो हमारी इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? टाइम हमारी स्केलर क्वांटिटी है, मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, द इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन अ बॉडी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई बॉडी है और उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है एफ, और ये क्या है? उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन में जिस जिस लाइन पे क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, इसी के सीधी लाइन खींचेंगे तो हमें लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा। क्या? लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सी या फोर्स को हम लोग दूसरे पॉइंट क्यू पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तीसरे पॉइंट पी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? उसका इफेक्ट सेम होना चाहिए। इफेक्ट सेम हो, उसका इफेक्ट क्या होगा? सेम होगा। जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? फोर्स को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन है, तभी तो हम लोग किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जब वो सेम होगी। अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब उसका क्या होगा? सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट, जो रिजॉल्व पार्ट होगा इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा। जब कोई भी फोर्स इंक्लाइंड होता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? रिजॉल्व कर लेते हैं। एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक होता है वाई डायरेक्शन में। जैसे हमारा फोर्स यहाँ पे एफ है, तो एफ कॉस थीटा आएगा, इस साइड क्या होगा? एफ साइन थीटा। तो अगर इनका रिजॉल्व पार्ट एक्स डायरेक्शन में भी जीरो आ रहा है और वाई डायरेक्शन में सम करने पे जीरो आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ जीरो। सब जब दोनों जीरो हो मतलब बॉडी हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, अलग अलग लाइन पे है। जी हाँ सर जी। ये दूसरी लाइन है और ये क्या है? दूसरी लाइन है, पैरेलल है। जी हाँ सर जी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पैरेलल है। लेकिन क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्या दिया गया है? अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन आप लोगों ने ये बनाई थी, इसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? यदि ये कोई बॉडी है और इस पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, अब इसका डायग्राम आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। ये एक फोर्स हो गया एफ और ये एक फोर्स हो गया एफ ना।
दो फोर्स लग रहा है, तो ये क्या बॉडी को रोटेट करने का प्रयास करेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। कपल क्या होता है, जब दो फोर्स लगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो क्या करेंगे, कपल को प्रोड्यूस करेंगे। कपल का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, डी मान लिया। तो क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट अ कपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेट हमारी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हमें पता है फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सारी क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू अ लॉक द फॉलोइंग इज अप्लाइड। जैसे आपके पास एक की लॉक है, ठीक है, इसमें आपने क्या की लगाई, ठीक है, ऐसे लगा दी, तो आपको इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। आप लोगों ने क्या किया, इधर से एक फोर्स लगाया और एक इधर से फोर्स लगाएंगे, तभी तो एक की रोटेट करेगी ना। तो मतलब आप लोगों ने इस पे क्या लगाया, कपल लगाया ना। कपल क्या लगाया, कपल। कपल क्या होता है, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें क्या लगता है, कपल लगता है। क्या लगता है, कपल। कपल लगता है। और जिसमें क्या, अगर एक ही फोर्स से रोटेट करे, जैसे यहाँ पे हमने इस बॉडी को कील से बांध दिया, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लगा, तो क्या ये ऐसे नाचेगी। फिर एक ही फोर्स लग रहा है तो इसे मोमेंट कहेंगे। लेकिन अगर दो फोर्स लगे, यहाँ पे बीच में कर दिया और एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया, एक फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगा दिया, सेम मैग्नीट्यूड में है, तो इसे क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। द वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू, यदि उसी बॉडी का वेट किसके कारण होता है, अर्थ क्या करती है, हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ घसीटती रहती है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। The weight of the body is due to gravitational force of attraction toward the center of Earth. Which of the following do not have identical dimension? इसमें से किस के पास identical dimension नहीं है। पहला है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, p बराबर क्या होता है, mv होता है। तो मास की डायमेंशन क्या होगी, m, और v की LT-1। ये आपके मोमेंटम की हो गई। इम्पल्स देखिए तो क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की हमारा होता है MLT-2 डायमेंशन, और टाइम की हमारी टी। तो यहाँ पे क्या आ गई, MLT-1, मतलब दोनों सेम है, ये भी है, आइडेंटिकल डायमेंशन है। टॉर्क और एनर्जी हमारी क्या है, आइडेंटिकल डायमेंशन। टॉर्क एंड वर्क हमारी आइडेंटिकल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये भी क्या है, हमारी आइडेंटिकल डायमेंशन है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। मास के लिए m, जी के लिए LT-2 और h के लिए l। ऐसे बनाएंगे, एल एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ML² T-2। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे, दोनों की सेम आएंगी, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। द algebraic sum or resolve part of a number of forces in a given direction is equal to the resolve part of their resultant in the same direction as per the प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन क्या कहता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कि अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, वैसे फोर्स है, तो इसको हम लोग किसी दो डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। लेकिन ये जो बॉडी जिस पे फोर्स लग रहा था, ये एफ का जो इफेक्ट होगा तो अभी भी सेम होगा। ये क्या आता है, algebraic sum of resolved part of a number of forces in a given direction is equal to the resultant in the same direction। तो इक्वल होता है रिजल्टेंट का सेम डायरेक्शन में। जैसे ये रिजॉल्व पार्ट का यदि हम लोग सम करें तो ये जो आपका फोर्स लग रहा है इसके रिजल्टेंट के बराबर होगा, रिजल्टेंट के क्या होगा, बराबर होगा, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। Thank you, friends. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you.